हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप। मेरे हिसाब से मज़े मारे होंगे। आजकल है ना, ठंड बहुत है भाई, ठंड बहुत है। रजाई में बहुत मज़े ले रहे हो है ना। आज भी अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बाहर के साइड बड़ी धुंध है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोहरा एकदम, चारों तरफ फोग ही फोग है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो घर में रहे, सेफ रहे और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई ही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है। पढ़ना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अपना जो एम है उसे अचीव करना है, तभी तो मज़ा आएगा। अपना टाइम आएगा और उस टाइम को लाने के लिए मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। आ गई मेरी बात समझ में। ठंड, गर्मी, बरसात, मौसम बदलते रहेंगे, वक्त बदलता रहेगा, लेकिन यदि हम इस वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ कर जाएंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे फेवर में, और वो होगा हमारा वक्त। उस समय फिर हमने जितनी भी तकलीफ़ें सहन की है, जितनी भी मुसीबतों से हम लड़े हैं, जितनी परेशानियों का हमने सामना किया है, वो सब चीज़ें एक साइड हो जाएगी। और जब सक्सेस सामने दिखेगी, हमारे चेहरे पर एक अलग खुशी आएगी, एक अलग रौनक आएगी, घर वाले के चेहरे पर एक अलग खुशी आएगी, और घर वालों को खुश देखकर ये सारा पुराना जितना भी दुख दर्द है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आगे मेरी बात समझ में। चलिए, तो इसी बात पे बात करते हैं हमारे संभव बीज की, जहाँ पर असंभव जैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है और वक्त भी अब संभव बनाने का आ गया है। तो संभव बीज की ओवरऑल 5th क्लास है ये। आज हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर मोशन, गति की, उसमें भी हम बात करेंगे काइनेमेटिक की। काइनेमेटिक गतिकी, कई किताबों में मोशन गतिकी के नाम से है, गति के नाम से दे रखा है, कई बुक्स में गतिकी के यानी काइनेमेटिक के नाम से है। तो कंफ्यूज मत हो, हम पढ़ने वाले हैं अब मोशन, ठीक है। इसके अंदर हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज के टॉपिक की बात करें मोशन में, तो हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक की। तो आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है मैं आपको पहले बता दूं। अभी कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने पिछली क्लास में कहा था कि हम PYQs पे भी डिस्कस करेंगे, तो आपका तो वीडियो ही नहीं आया। आएगा भाई, आएगा। उसके लिए थोड़ा सा एक वक्त चाहिए था, और वो वक्त था नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही 5-6 दिन का गैप दे दिया था वीडियो में। तो इस वजह से मैंने सेकंड चैप्टर चालू कर दिया एक संडे की छुट्टी आने तो, क्योंकि उसके लिए हमें क्वेश्चंस लिखने भी पड़ते हैं बोर्ड पर, फिर बार बार मिटाना ही पड़ता है, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। और काट छाट करने के बाद आपके पास पहुंचता है लगभग 45 मिनट 50 मिनट्स का, लेकिन उसे बनाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। उसके अंदर जो हम स्टडी मटेरियल्स चूज़ करते हैं उसके लिए हमें टाइम लगता है, इसलिए जस्ट संडे के दिन वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर आपको वो क्लास भी मिल जाएगी। तब तक हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, काइनेमेटिक की। आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में मैं बता दूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड। अब आप सोचेंगे सर बस इतना सही, ये तो बड़ा आसान है। आज की क्लास होने वाली है बड़ी शानदार, जानदार, धमाकेदार। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो पूरी क्लास देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आते हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होता है, या जिनके बारे में नॉर्मली कभी बात ही नहीं होती। क्योंकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इनकी क्या होती है, हम डेफिनेशन तो रट लेते हैं, लेकिन हमें इनका पूरा कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं होता। तो साथ ही साथ में आपको मिलने वाला है सुपर कॉन्सेप्ट, और मैं देने वाला हूँ मंत्र। तो मंत्र के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। वीडियो पूरा देखना है, कॉपी पेन उठा लीजिए, पूरी क्लास को नोट करना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आज की क्लास में क्या हुआ है। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपकी तपस्या अधूरी रहेगी और मंत्रों पे आपका हाथ परफेक्ट नहीं बैठेगा। और मैं चाहता हूं कि मंत्रों पे आप इतने परफेक्ट हो जाओ कि बस लगाया सवाल सॉल्व, लगाया सवाल सॉल्व। आगे मेरी बात समझ में। चलिए, मैं तो आप पानी वानी पी लूँ, गला सूख गया है। पिछले 7-8 दिन से तबीयत बड़ी खराब है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कुछ धमाकेदार, कुछ मजेदार, तभी आएगा मजा। चलिए भाई,
ये ठंड में ये चिपक के बैठ गया है, इंक भी चिपक के बैठ गई बोर्ड के। इतना स्लो लिखा जाता है हाथ से और इतना ही टफ है इसे मिटाना। आप भी अपनी स्टडी के ऐसे चिपक कर बैठ जाइए ताकि मज़ा आए आपको भी। आप कहेंगे सर तो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई की बात करते रहे, या क्या करूं, पढ़ाई की बात नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हमारे हर सपना पूरा कर सकते हैं, घर वालों का सपना पूरा कर सकते हैं, बहुत कुछ संभव बना सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन लाइन बोलने से केवल हम 5 मिनट मोटिवेट होते हैं। यदि लाइफ टाइम मोटिवेट होना है तो अपने पेरेंट्स को देखो। आज भी मैं देख रहा था कि मेरे आसपास कुछ मजदूर वर्ग रहते हैं। हम भी मजदूर वर्ग ही है, ऐसी बात नहीं है, मजदूरी तो है और कर क्या रहे। मतलब बेचारे जो मतलब होते हैं ना कारीगर वगैरह, लेबर जिन्हें हम बोलते हैं, वो है। बेटा उनका शान से 10 बजे तक सोकर उठ रहा है और मम्मी पापा अभी इस धुंध में, आज मेरे इधर जयपुर साइड में बड़ी खतरनाक धुंध है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। मुझे लग रहा है जो मेरी विजन रेंज है, मैं लगभग 5 से 7 मीटर होगी, 5 मीटर भी मैं मुश्किल से देख पा रहा हूँ। लेकिन इतनी ठंड के अंदर और इतनी धुंध में भी वो लोग काम पे गए हैं। सुबह पहले उठते 7:30 बजे भरी सर्दी के अंदर मजदूर वर्ग जो है काम पे चला गया है। कोई अपने ठेकेदार के यहाँ जा रहा है, कोई किसी साइट पे काम करता है वो वहाँ जा रहा है, फिर कोई मार्केट के अंदर कुछ बोरी वोरी उठाने का काम करता है तो वो वहाँ जा रहा है, और बेटा सो रहा है। बेटे को परवाही नहीं है। आप ऐसा ना करें, पढ़ाई वढ़ाई करें, मम्मी पापा के सपने पूरे करें। ठीक है, चलिए भाई अब हमारी क्लास की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोशन की, कि मोशन होती कितनी तरह की है। मोशन मैं लिख देता हूँ गति। ठीक है, चलिए भाई चलिए। ठीक है, देखिए हमारे फिजिक्स में जो हमारे काम आने वाली है, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ उन मोशंस को सबको। तो मैं पहले लिख देता हूँ 1D मोशन। 1D यानी एक विमीय गति जिसको हम बोलते हैं। तबीयत खराब है थोड़ी, ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। कौवे जैसी आवाज हो रखी है। देखिए यहां पर आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति हम यहां पर ले सकते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है 1D मोशन का। केवल एक साइड में गति हो रही है, यानी एक एक्सिस में गति हो रही है, किसी एक लाइन के अलोंग गति हो रही है। आप एक्स एक्सिस में जा रहे हैं या वाई एक्सिस में जा रहे हैं या जेड एक्सिस में जा रहे हैं, लेकिन जा आप एक ही दिशा में रहे हैं। ठीक है, अब गति की परिभाषा, डेफिनेशंस, मोशन क्या होता है, ये सब तो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, सब समझते हैं इस बात में। चलिए, तो मैं यहाँ टाइम जाया नहीं करूँगा अपना। जहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम देना है, जिन कॉन्सेप्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ हम आराम से डीपली बैठकर उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। एक होता है 2D मोशन। 2D मोशन यानी द्विविमीय गति, यानी दो विमाओं में गति, एक साथ दो एक्सिस में मोशन, एक साथ दो डायरेक्शन में गति। अगर मेरी बात समझ में, तो उसको हम बोलते हैं 2D मोशन, द्विविमीय गति। और इसमें हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं सर्कुलर मोशन ले सकता हूं मैं, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। आगे पढ़ेंगे हम, सब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, सब पढ़ेंगे। लेकिन पहले इनका जिक्र तो कर ले ताकि हमें पता हो कि क्या क्या होता है भाई। इसके अलावा हम बात करते हैं इसी में प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। आ गई मेरी बात समझे? और जब हम डीपली पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। और एक होता है 3D मोशन, त्रिविमीय, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में आता है, मैं लिख सकता हूं एरोप्लेन की गति। ठीक है,
मोशन ऑफ एरोप्लेन या मोशन ऑफ काइट इन विंड। हवा के अंदर पतंग की गति। आप पतंग की डोर काट दीजिए, अरे अभी तो मैं तो भूल ही गया, अभी तो वैसे ही मकर संक्रांति का टाइम आ रहा है ना, तो पतंगे तो आप वैसे भी उड़ाते हो। कभी कभी देखा होगा आपने कि जब पतंग की डोर टूट जाती है और पतंग कट जाती है या डोर टूट जाती है तो वो आसमान में ऊपर जाने लग जाती है। हम कहते हैं उसे हवा लग गई। क्या बोलते हैं हम उसे? हवा लग गई। याद करो इस बात को, है ना। हवा लगती है तो क्या होती है, पतंग ऊपर जाए जाती है, ऊपर जाए जाती है और हाइट पर जाए जाती है और पता नहीं कौन से डायरेक्शन में किधर किधर घूमने लग जाती है। तो वो वहाँ पर हवा के अंदर फ्रीली मूव कर रही है, हवा के अंदर स्वतंत्र रूप से गति कर रही है। उस टाइप की जो मोशन होती है उसे हम बोलते हैं त्रिविमीय गति। आ गई मेरी बात समझ में? याद रहेगा, हम एरोप्लेन की मोशन को भी कह सकते हैं कि एरोप्लेन की जो मोशन होती है, हवा के अंदर एरोप्लेन जो मोशन कर रहा है उसे हम 3D मोशन में लेते हैं। हमारे जो ज़्यादा काम की चीज़ें हैं वो है 1D एंड 2D। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि आपने 1D मोशन ढंग से समझ लिया है तो 2D मोशन आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि वैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो आपको एग्जाम में मार्किंग भी निकालनी है। यहाँ आप सवाल छोड़ नहीं सकते। छोड़ दिया तो वैसे ही हम बहुत कुछ छोड़ के आने वाले हैं, क्योंकि हमें तो वैसे ही बहुत कम आता है। तो इसे छोड़ना नहीं है और इसे यदि पूरा समझना है, कन्फ्यूजन नहीं रखने हमारे पास कि भाई मैं जरा भी कन्फ्यूज ना हूँ, किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना है, तो मुझे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ढंग से समझना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसका समझ में आएगा, इसका समझ में आया, तो इन सब का बाप जिससे हमें डर लगता है सबको, रोटेशन, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति, वो हमें समझ में आएगी। जहाँ हम सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र, उन सब की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को वो नहीं आता है, बड़े डर लगता है उस चैप्टर से। अरे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उससे के लिए ज़रूरी है पीछे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना। आगे मेरी बात समझे? तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ध्यान से पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, और जो मैं फॉर्मूलाज, मंत्र और ये सब चीज़ें बता रहा हूँ वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। आगे मेरी बात समझ में? चलिए भाई आगे बात करते हैं हमारे टॉपिक की। अरे इतनी सी देर में सूख गया। चलिए भाई, शायद ठंड का असर चढ़ गया इसको भी बोर्ड पर। आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। चलिए, तो दिल थाम के बैठ जाइए, रजाई के अंदर पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ खतरनाक ही बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। इसे मैं एडिटिंग में थोड़ा काट दूंगा जल्दी जल्दी करके, ठीक है, शायद ठंड की वजह से हो। चलिए आगे देखिए, तो मैं पहले बात करूँ ना डिस्प्लेसमेंट की करूँगा, या चलो डिस्टेंस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यानी दूरी, बहुत लोगों को पता है पहले से ही, बस मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिख देता हूँ ऐसा करके। और ये होता है विस्थापन। ठीक है, चलिए, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ यानी कुल पथ लंबाई। जब भी कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी प्रारंभिक स्थिति से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में
जिस रास्ते से वो चलती है उस रास्ते की कुल लंबाई, जिस पाथ पर वो चलती है उस पाथ की टोटल लेंथ कहलाती है डिस्टेंस। उस पाथ की टोटल लेंथ कहलाती है डिस्टेंस। यानी मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर ए और बी, एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा। यदि मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास रोड है ऐसे, तो मैं इस रोड के से आऊँगा चलकर ऐसे से, मैं रोड पे तो चल के आऊँगा। तो जो मैं ए से बी तक पहुँचने के लिए रास्ता तय करता हूँ, जो पाथ मैं फॉलो करता हूँ, उस पाथ की लेंथ को हम कहते हैं दूरी। आगे मेरी बात समझ, उसे कहते हैं डिस्टेंस। क्लियर है? यानी यहाँ से यहाँ तक की है जो भी है, इस तरह जाके जो भी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 10 किलोमीटर जो भी आ रहा है वही हमारी कहलाएगी डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर यानी अदिश राशि है, और मैं इसकी यूनिट भी यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक है, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ अभी यहाँ पर। आगे देखिए, ये जो ए है और ये जो बी है, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये। अब चाहे मैं यहाँ से यहाँ तक चल सकता हूँ या नहीं चल सकता, जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, वो मुझे नहीं पता है। ठीक है भाई, आप कहोगे सर जा तो ऐसे भी सकते थे, ऐसे क्यों गए? अरे भाई रास्ता यही था, रास्ता यही था, तो मुझे इस रास्ते से ही जाना पड़ा। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में जो न्यूनतम दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है, चाहे मैं गया हूँ, चाहे मैं जा सकता हूँ, चाहे मैं नहीं जाऊँगा, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, लिख देता हूँ ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकता हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कह सकता हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, एटलीस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, एक ही बात है। एटलीस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, एटलीस्ट पाथ लेंथ है, एटलीस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वस्तु के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही हुआ ना शॉर्टेस्ट, एकदम कम से कम तो यही हुआ, यही कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट और ये आपका हुआ डिस्टेंस। भाई ये वाली जो टोटल पाथ लेंथ है वो हो गई आपकी डिस्टेंस, और ये वाली जो पाथ लेंथ है वो हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। आगे मेरी बात समझे? तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो भी होती है मीटर। ये वेक्टर है तो इसका कोई तो डायरेक्शन भी होगा। आगे मेरी बात समझ में, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको बताऊंगा अभी एक खतरनाक सी बात, आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें और इसमें दिखाने का तरीका यानी लिखने का क्या तरीका है। जब बुक्स वाले इसे इंडिकेट करते हैं तो कैसे पता लगेगा कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? हमें नहीं पता है बहुत सारी बातें। आज हम ये सब बातें क्लियर करने वाले हैं, और आप खुद देख लेना कि आपने ये गलती की है कि नहीं की, और वो छोटी छोटी गलतियां ही हमारा सवाल हमेशा गलत करवाती है। आगे मेरी बात समझे? चलिए, लेकिन पहले बात करते हैं। ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा हो सकते हैं, इज्जत दे दी मैंने इज्जत। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी जीरो हो सकती है, भाई आप चलोगे ही नहीं तो डिस्टेंस तो जीरो ही जाएगी। मैं खड़ा हूं इधर, तो मेरे द्वारा चली गई दूरी टोटल डिस्टेंस जीरो हो गई, तो ये तो जीरो ही रहेगी। बट ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ठीक है,
आप अपना कोई एक डायरेक्शन मानते हैं, मान लो मैंने ये डायरेक्शन मान रखा है अपने साइड से चलने वाला, तो यदि मैं इधर जा रहा हूँ और मैंने बोला कि भाई मैं इधर ही जाना चाहता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। आगे मेरी बात समझे, ग्राफ के हिसाब से चल लो भाई, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है लिया है आपने, तो इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और इस डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ऊपर चलते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे आते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, तो ऊपर के लिए हम पॉजिटिव लिखेंगे, नीचे के लिए हम नेगेटिव लिखेंगे। जहां आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट समझ रहे हैं, उस स्टार्टिंग पॉइंट को आप जीरो समझ लीजिए, वो मूल बिंदु समझ लीजिए, ओरिजिन समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आप अपना पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। आपने यदि किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने ऊपर वाला पॉजिटिव माना तो इसके इधर नीचे वाला उल्टा यानी इसका अपोजिट नेगेटिव हो गया। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, यदि मैं यहां पर ऐसे कहूं कि मुझे जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर और मैं थोड़ा थोड़ा खिसकते जा रहा हूं, भाई मैं किसका यहां से यहां तक डी आर, फिर मैं थोड़ा और खिसक गया डी आर, फिर मैं थोड़ा और खिसक गया डी आर, और फिर मैं थोड़ा और खिसक गया डी आर। तो मैं टोटल कितना चला, डी आर डी आर डी आर डी आर कहूंगा मैं, इसे मैं लिख देता हूं सिग्मा डी आर, और या फिर मैं लिख देता हूं आर। भाई मैं चल गया आर, कितना चल गया आर। ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं। और अब मैं कहूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखूं, भाई मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, तो मैं इस डी आर से लिख देता हूं यहां पर। यदि मैंने लिखा है सिग्मा डी आर जो कि बन जाएगा लास्ट में आर, लेकिन मैंने यहां पर कोई वेक्टर नहीं लगाया है, तो ये मेरी है डिस्टेंस। मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन यदि मैं लिख दूं ऐसे डी आर और यहां पर लगा दूं समाकलन इंटीग्रेशन डी आर इंटीग्रेशन, और इधर लिख दूं समाकलन का चिन्ह लगा दूं, भाई अच्छा मैं गलत बोल गया क्या, हाँ चलो एक सेकेंड मैं वापस लिख देता हूं इसको। लेकिन यदि मैं इधर लिख दूं डी आर और इसके ऊपर लगा दूं वेक्टर, इसके ऊपर लगा दूं वेक्टर, और यहां पर कुल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो यहां पर लिख दूंगा मैं इंटीग्रेशन और साथ में लगा दूंगा वेक्टर, और अब ये बन जाएगा आर वेक्टर। यदि मैंने वेक्टर लगा दिया है तो ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट। दोनों में यही फर्क है भाई, ये भी आर है ये भी आर है। आप आर के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप आर के हिसाब से चल लीजिए, आप डी आर के हिसाब से चलना चाहते हैं तो डी आर के हिसाब से चल लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे मेरी बात समझ में? लेकिन ध्यान रखना यदि आपने यहां पे वेक्टर लगाया है तो यह है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यदि आपने वेक्टर नहीं लगाया है तो यह है डिस्टेंस। दोनों में यही फर्क है। देखो यहां भी डी आर है, यहां भी डी आर है। इसके ऊपर देखो मैंने कहीं पर भी वेक्टर नहीं लगाया है क्योंकि मैं यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं डिस्टेंस को, मैं यहां पर डिस्टेंस इंडिकेट करना चाहता हूं। लेकिन यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो मैं वहां पर साथ में लिखूंगा वेक्टर। तो मैंने यहां पर लिखा डी आर वेक्टर। आगे मेरी बात समझ में? सदिश का चिन्ह लगाया। सदिश अदिश क्या होते हैं, स्केलर वेक्टर्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आगे मेरी बात समझ में? तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें तो पढ़ ही लेते हैं अपन। क्लियर है? याद रहेगा ये बात, ध्यान रखना हमेशा। दोनों में यही फर्क है। यदि आप वेक्टर नहीं लगाते हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को, अदरवाइज आप यदि यहाँ पर वेक्टर लगा देते तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर है? चलिए भाई, दोनों में मेनली जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, इनकी डेफिनेशंस, इनके बारे में। ये जीरो पॉजिटिव होती है, ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और भी मैं कुछ और बातें बता रहा हूँ इसके बारे में, तो आ जाओ बात करते हैं थोड़ा सा। आज ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मैं थोड़ा एडिटिंग में इस टाइम को काट दूंगा ताकि थोड़ा कोई मतलब ना निकले। ठीक है, मुझे साफ़ करने में से बड़ा टाइम लग रहा है, हो सकता है ये इंक चिपक रही है आज इस पर। हमेशा ऐसा होता नहीं, ऑफलाइन क्लास में तो नहीं हो रहा था कल ऐसा। ठीक है,
चलिए भाई, तो आपको एक चीज यहां से ये तो पता लगी गई कि भाई आप जिस रास्ते पर चलते हैं, घूम फिर कर आ रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे बहुत दूर से चक्कर काट के वहां पे पहुंच रहे हैं, तो जिस पाथ पर आप चलते हैं उस पाथ की टोटल जो लेंथ है वो कहलाएगी आपकी, टोटल पाथ लेंथ कहलाएगी आपकी डिस्टेंस। लेकिन यदि उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ की बात की जाए, मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाए, मिनिमम पाथ लेंथ की बात की जाए, तो वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ जो यहाँ पर सवाल के साथ में हमेशा अधिकतर बार पूछी भी गई है और आती भी है, और मैं इसी साथ में आपको थोड़ा सा आगे भी बता देता हूँ, अभी बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, चलिए भाई देखिए, मैं वापस एक बार एक डायग्राम बनाता हूँ। ये है ए, ये है बी, और मैं चल के ऐसे आया। ठीक है, और एक ये मेरी मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम पाथ लेंथ है, यानी ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और ये मैं चलकर इधर से आता हूँ तो ये मेरा होता है डिस्टेंस। ऐसे समझ लेते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे चल के आ सकता हूँ नहीं आ सकता वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर सपोज करो एक रास्ता ये भी है, ये भी है, दोनों रास्ते हैं। यदि मैं ऐसे चल कर आया हूँ तो ये कहलाएगा डिस्टेंस, यदि मैं ऐसे चल के जाऊँगा तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। आगे मेरी बात समझे, रास्ता है तो मैं चला जाऊँगा, नहीं रास्ता है तो नहीं जाऊँगा। क्लियर है? बट आप यहाँ ध्यान से देखो, यदि मैं ऐसे चक्कर काट के आता हूँ तो डिस्टेंस हमेशा मेरी ज़्यादा होगी, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और यदि मैं ऐसे जाता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम होगी, यानी हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं आएगा। अरे भाई शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ना, क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। जरूरी नहीं है कि आप चल सकते हो, लेकिन यदि आप चल रहे हो, रास्ता है तो चले जाओ ना, कहाँ दिक्कत है? आप चले गए तो आपकी डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। लेकिन रास्ता नहीं है तो फिर आप ऐसे चक्कर काट के आओगे असली रास्ते से, तो डिस्टेंस तो यही हुई आपकी। तो दो चीजें यहां पर जो मैं लिखने वाला हूं देख लेना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या बराबर हो सकती है। सही बात है? यानी मैं यहां पे लिखूं डिस्टेंस या तो होगी बड़ी या होगी बराबर, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। आगे मेरी बात सुनिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। डिस्टेंस कभी छोटी नहीं हो सकती, कहने का मतलब यह है। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। अरे यार मैं इसको मान लेता हूं शॉर्टकट, इसको मान लेता हूं मैं लॉन्ग कट। शॉर्टकट और लॉन्ग कट आपस में बराबर तक तो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यही रास्ता है, मान लो आदमी इधर से चला गया तो यही शॉर्टकट था, तो उसकी डिस्टेंस भी यही हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गई। तो शॉर्टकट और लॉन्ग कट बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट कभी लॉन्ग कट से बड़ा नहीं हो सकता। आ गई मेरी बात समझ में? तो डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, शॉर्टकट कभी लॉन्ग कट से बड़ा नहीं हो सकता, यानी डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। आ गई मेरी बात समझ में? हमेशा डिस्टेंस क्या तो इक्वल हो सकती है या डिस्टेंस से छोटी हो सकती है। तो इक्वल हो सकती है या डिस्टेंस से छोटी हो सकती है। तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ, अनुपात एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। डिस्टेंस, इसको आप नीचे उतार लो, यहाँ पे आप लिख दो डिस्प्लेसमेंट। ये रेशियो 1 के बराबर या 1 से बड़ा आएगा। डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी, डिस्टेंस तथा डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा, वो अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होगा। यदि मैं डिस्टेंस को इधर ले जाऊं, यदि मैं डिस्टेंस को इधर ले जाऊं तो मेरे पास इधर बचेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस।
और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रेशियो की बात की जाए तो वो 1 से छोटा आएगा। ध्यान से देख लेना यहाँ पर, अदरवाइज आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा और आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आओगे। तो ध्यान दो, ऊपर यदि बड़ा नंबर है, न्यूमिनेटर में डिस्टेंस है, बड़ा है ना, तो बड़े में छोटे का डिवाइड देते हो तो 1 से ज़्यादा वैल्यू ही आती है। यदि ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो डिवाइड दोगे तो 1 से कम ही आएगी। मान लो मैं डिस्टेंस को ले लेता हूँ 3 और डिस्प्लेसमेंट को ले लेता हूँ 2, तो 3 में 2 का डिवाइड दोगे 1.5 आएगा ना यार, 1 से ज़्यादा आ गया। यहाँ पे बात करें, डिस्प्लेसमेंट को मैंने 2 लिया था, डिस्टेंस को मैंने 3 लिया था, 2/3 आ गया ना। 2/3 कितना होता है? 0.66 जो भी आएगा आगे आपका, ठीक है। तो 0.66 जो है वो तो 1 से छोटा हो गया। तो ध्यान दे लेना ढंग से कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो चाहिए या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए, दोनों में फर्क है, ठीक है। ये रेशियो 1 से बड़ा है, ये रेशियो 1 से छोटा है। कई लोग इसको ध्यान रखते हैं, ये क्या है, अरे ये मुंह उधर ही खोलता है जिधर बड़ा नंबर आता है, तो इधर 1 बड़ा है इधर 1 छोटा है। देखो मुंह नहीं खोल रहा है एक के साइड, तो इधर 1 छोटा है इधर 1 बड़ा है। ध्यान से समझ लेना इसको, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए एक सवाल करवाते हैं आपको, देखो इस पे बेस्ड, एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया, नोट कर लेना भाई। बहुत बार एग्जाम में आने वाले सवालों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा मैं क्लास। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या फ़र्क है, कैसे हम उन्हें इंडिकेट करते हैं, ठीक है। बुक्स में हम भूल जाते हैं ये सब समझना, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखना, जर्नली ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं बताया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा ध्यान देना इन चीज़ों पे, ठीक है। यही छोटी छोटी चीज़ें हमारा लिए बड़ा बड़ा नुकसान करके देती हैं हमें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अरे हो जा रे साहब, हो जा जल्दी जल्दी, इसको भी बड़ा प्यार हो गया है, चिपका के बैठा है, ऐसा तो नहीं इनको छोड़ दे, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या है, ये मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है भाई, ध्यान से देखना भाई। आप यहाँ पर हो भी ए पोजीशन पर, और इस सर्कल की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो है r। आप यहां पर आ गए कहीं बी पॉइंट पर, अरे यार ढंग से तो बन जा, लो भाई ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो है, ये आप आ गए बी पर। हम पहले बात करते हैं ए से बी के लिए, क्या तो आपकी डिस्टेंस होगी, क्या आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। छोटा लिख दिया क्या मैंने, नहीं दिख रहा होगा, तो ये लो बड़ा लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात की जाए तो आप चलकर पहुंचे यहां से यहां तक, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। जो आप पाथ चलते हैं वो आपका डिस्टेंस कहलाता है, पाथ लेंथ जो कहलाती है वो डिस्टेंस कहलाती है। तो आप यहां से यहां तक चले, इस पाथ की जो लेंथ है वही आपकी डिस्टेंस होगी। अब ध्यान से देखो, आप यदि पूरे चक्कर में घूम जाते हैं ऐसे कर कर, तो पूरे चक्कर में आप चलते हैं सर्कमफेरेंस पर, यानी परिधि पर, और पूरी डिस्टेंस तब कहलाएगी सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। लेकिन यदि आप पूरा नहीं चले हैं तो आप कितना चले हैं, आप चले हैं भैया जी 1/4। अरे भाई इसका चौथाई तो चले आप। यदि आप 1/4 चले तो मैं 4 का डिवाइड दे देता हूँ, 4 का डिवाइड दूंगा, 2 से 4 कट गया और हमारे पास बच गया πr/2। ये आपकी डिस्टेंस हो गई है πr/2, ठीक है। यदि मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, तो हमारी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उनके बीच में मुझे सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना पड़ेगा, न्यूनतम दूरी या न्यूनतम रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है। न्यूनतम रास्ते के लिए बात करूं, शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूं, तो ये रहा मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। और भाई यही तो है, ये रहा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, क्लियर है। यही है, रेडियस r है, ये r है, यहाँ एंगल बन गया 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप यहाँ पर देखेंगे
पाइथागोरस थ्योरम होता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर और ये बन जाएगा r√2, यानी ये आपके पास हो गया है r√2। ठीक है, समझ में आया? अब की बात क्लियर कर लेना एकदम। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो ये रही, डिस्प्लेसमेंट है वो ये रहा, दोनों में देखो फर्क आया है, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, एग्जाम में इसी टाइप से तो क्वेश्चन आएंगे और बड़ा कंफ्यूज करेंगे हमें, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है, मैं पॉइंट सी की ओर बात कर लेता हूं। तो मैं आया ए से सी पर, ए से सी पर आया, और यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मैं चलकर तो ऐसे ही आऊंगा भाई। अरे भैया जी ऐसे ही तो चल के आएंगे। अरे तो भैया जी जब आप ऐसे चल के आएंगे तो आप सरकमफेरेंस में आधा घूम चुके हैं। सरकमफेरेंस में, पूरे सरकमफेरेंस के बजाय आप आधा घूम चुके हैं, यानी सरकमफेरेंस का आप कर दीजिए आधा, आधा यानी 2 का डिवाइड यानी पाई r, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। लेकिन यदि मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, यदि मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, न्यूनतम रास्ते की न्यूनतम लंबाई, रास्ते की न्यूनतम लंबाई। तो रास्ते की न्यूनतम लंबाई यानी ए से बी तक आपको डायरेक्ट चलना है, डायरेक्ट आप ऐसे चलेंगे, यहां से यहां तक हो गया r, एक और r आ गया, अब आपका ये हो जाएगा 2r। देखो भाई दोनों बार फर्क आ रहा है आपके, दो अलग अलग स्थितियों में, दो अलग अलग पोजीशन में, दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए आपका डिस्टेंस अलग आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहा है। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए एक चीज और मैं बता देता हूं। मान लीजिए, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, पहले रफ कर देता हूं, फिर बात करेंगे आगे। समझ में आया? दोनों में ये फर्क है। ठीक है, गलत मत कर देना भाई, हमारी गलतियां ही हमें लेकर डूब जाती है। बस हमें जरूरत है तो अपनी गलतियां सुधारने की, अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो इतना गलत करता हूं। अरे कोई बात नहीं, गलत करता है तो हर आदमी कभी ना कभी तो गलती करता ही है, लेकिन हर व्यक्ति गलती से सीख कर आगे बढ़ता है। तो आप अपनी गलतियां सुधारे, हर छोटी छोटी बात पर फोकस करिए। फिजिक्स इसीलिए तो टफ लगती है, हमें छोटी छोटी बातों का पता ही नहीं होता, हम केवल डायरेक्ट बड़ी डेरिवेशन, एक बड़ा फॉर्मूला रख लेते हैं, उसको न्यूमेरिकल में लगाना चालू कर देते हैं, न्यूमेरिकल में पता नहीं बोला क्या जाता है, हम समझते कुछ और है और लिख कुछ और रहे होते हैं। इसलिए फिर हमारे साथ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, न्यूमेरिकल हमारे से बनते नहीं है और हमें लगने लग जाती है फिजिक्स टफ, और फिर चालू होता है मार्केटिंग का नाच, जहां पे आपको बताया जाता है फिजिक्स की ये ट्रिक, फिजिक्स की वो ट्रिक, फिजिक्स में ये कर दो, फिजिक्स में वो कर दो, इसकी फीस इतनी लगेगी, इसकी फीस उतनी लगेगी, और उसके बाद हम बस पैसे दिए जाते हैं और पैसे देते चले जाते हैं। यही तो नहीं करना है। कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ कर बैठ जाओ कॉन्सेप्ट को, एक बार पकड़ कर बैठ लिए गए ना कॉन्सेप्ट को, तो फिर कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको हिला सके। एक बार अपनी जड़ें मजबूत कर लीजिए बस। ठीक है, चलिए थोड़ी सी एक बात और कर लेता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहां पे सोचा कि बता दो आपको। ये r रेडियस का एक सर्कल है, आप पोजीशन A पर हैं, आप पोजीशन B पर आ गए और आपने यहां पे एंगल बना दिया, मतलब एक एंगल बन गया यहां पर थीटा। आप यहां से यहां पर आ गए, मैं कहूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप यहां से निकाल लेंगे। ये आपका आर्क हो गया है, यानी ये हो गया है चाप, चाप की लंबाई सबको पता ही है। एंगल यदि आपको पता है यहाँ पर तो आप चाप निकाल सकते हैं। अरे भाई कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, यानी एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस। यदि आपको एंगल पता है तो आप आर्क निकाल लो ना, और जो आप आर्क निकालोगे वही आपकी डिस्टेंस होगी, सीधी सी बात है। अरे जो चाप निकालोगे वही चाप तो आपकी दूरी होगी, निकल गया। लेकिन बात आती है जब डिस्प्लेसमेंट की, और हम यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तब हम समझ नहीं पाते। क्योंकि पिछले वाले सवाल में तो क्या था भाई, मैं यहां बना देता हूं, पिछले वाले सवाल में तो हम यहां से यहां गए थे,
तो यहाँ पे एंगल बन रहा था 90 डिग्री और पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी, लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकती क्योंकि 90 डिग्री नहीं है। फिर क्या करोगे, फिर लगाओगे मंत्र, फिर लगाओगे मंत्र। सर ये मंत्र क्या होता है? ये वो चीज़ है जो किसी को आ गई, जिसे लगाना आ गया, वो बन गया सिद्ध पुरुष। उसके बाद में कोई भी सवाल आए, फटाक से चुटकी में वो सवाल को कर देगा, फटाक से ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा सवाल। समझ गए? तो मंत्र ये कहता है भाई कि जब इस तरीके से सवाल आए और आपके पास में एंगल थीटा हो जहां पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते हो, तो कोई बात नहीं, डरो नहीं, आप वहां पे डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला लगा दो। आप वहां पर डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला है 2r sin θ/2। ये लगा दो, काम हो गया आपका। यहाँ पे r आपके रेडियस है, तो मैं यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर है तो मैं कैपिटल r लिख देता हूँ। 2r sin θ/2 ये लगा दो, खत्म। आगे मेरी बात समझ में? सॉल्व हो जाएगा एक चुटकी में। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। इस 90 डिग्री के लिए बात की जाए, यहाँ पर r है, यहाँ पर r है, ये हमारा आया था r√2, यही आया था ना। इस फॉर्मूले से यदि मैं सॉल्व करूँ तो मैं लिखूंगा 2r साइन थीटा की जगह लिखूंगा 90, नीचे लिखूंगा डिवाइड में 2, यहाँ पे लिखूंगा 2r साइन 90 में 2 का डिवाइड दूंगा तो बनेगा 45। 2r साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। √2 यहाँ से कट गया और आपके पास आ गया r√2। ये देखो भाई सेम आंसर आ रहा है, यानी काम करता है, यानी काम करता है, यानी काम करता है। तो ये मंत्र है, याद कर लो। जहां पे भी यदि आपने इसको लगा डाला, लाइफ हो गई आपकी झिंगा लाला। आ गई मेरी बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट और मंत्र को आपने जब समझ डाला और उसे आपने कहीं पर लगा डाला तो लाइफ बन गई झिंगा लाला। आ गई मेरी बात समझ में? तो आपको क्या करना है, मंत्र पे जरूर फोकस करना है, बट मंत्र तभी पता लगेगा आपको जब आप तपस्या कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा काम की चीज़ है। ठीक है, इधर इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए भाई एक मंत्र और देता हूँ मैं, बड़े काम की चीज़ है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नीट का सवाल है, आईआईटी मेंस में भी आया था। चलिए बात करते हैं, मंत्र की बात करें। ज़्यादातर अधिकतर जो कोचिंग वाले प्रैक्टिस सेट वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं या एनसीईआरटी से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस बनते हैं छोटे मोटे, तो इनसे ही बनते हैं। ठीक है, चलिए मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना चाहता हूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना चाहता हूं इस कंडीशन में। तो डिस्टेंस तो मेरी है आर्क और डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां पे ये लिख ही लिया sin θ/2। आर्क क्या है यहां पर देखो, एंगल इनटू रेडियस। तो एंगल में लिख देता हूं थीटा, रेडियस मेरी है r, नीचे लिख देता हूं 2r sin θ/2 और मैं r से r उड़ा देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, θ/2 बचेगा और एक भाई ऊपर तो एक लिख देता हूं ना, क्या दिक्कत है, यहां बचेगा sin θ/2। अरे यही तो बचेगा नीचे, 2 sin θ/2 तो बचेगा नीचे, ऊपर बचेगा थीटा और मैं यहां पे लिख सकता हूं θ/2 1/sin θ होता है कोसेक थीटा, तो मैं लिखूंगा कोसेक θ/2। क्लियर भाई? ये लो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो भी आपके पास निकल के आ गया इस स्थिति में। इस सिचुएशन में आपके पास जो रेशियो निकल के आया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ये आ गया है। बस आपको याद कर लेना है क्योंकि बड़े काम की चीज़ है। डायरेक्ट जो पैटर्न बेस्ड सवाल होते हैं जिनमें डायरेक्टली पूछा जाता है, कोई भी कंडीशन दे दी जाती है, नीचे ऑप्शंस लिखे होते हैं, बस उन ऑप्शंस को देखना है। आपको पता है तो आप टिक मारो, नहीं पता है तो आप भूल जाओ, बस इतना ही होता है उनमें। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप के सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से बनते भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे भी जाते हैं, है ना। अधिकतर बार ये सब आते भी हैं, इसलिए मैंने इनको बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप कंफ्यूज हो और इसीलिए वो थोड़ा सा इसको घुमा घुमा के देता है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? मंत्र को समझिए, बार बार उच्चारण करिए ताकि सिद्धि प्राप्त हो, बार बार सवाल बनाइए। इस पर बेस्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें जो भी सवाल दे रखे हैं उनको सॉल्व करिए, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समझिए, अपना
हाथ टाइट कर लीजिए, अपनी जड़ें मजबूत कर लीजिए ताकि कोई हिला ना सके। फिर देखिए कैसे सवाल पे सवाल धनाधन आप बनाते चले जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो चलिए आज की क्लास में इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेलोसिटी और स्पीड के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा मंत्र। आगे मेरी बात समझे? क्योंकि कॉन्सेप्ट और मंत्र को यदि पढ़ डाला तो लाइफ हो गई झिंगा लाला। तो यदि झिंगा लाला करनी है आपको लाइफ तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए, आपके कमेंट का बड़ा इंतजार रहता है। अच्छा लगा तो ठीक, बुरा लगा तो ठीक, जो भी जैसा भी कमेंट है कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।